हेलो, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। सीटेट है टीजीटी और एसएस की तैयारी करेंगे जो कि 60 मार्क्स का आता है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि एसएस की तैयारी हम एनसीईआरटी की बुक से ही करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल से पहले हम एक बार अतीत के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की 6th क्लास की जो बुक है उसका नाम ही क्या है, अतीत। तो अतीत क्या है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, अतीत। अतीत जो शब्द है ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन। ठीक है, और जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत यानी कि बीता हुआ कल। ठीक है, अतीत का जो अध्ययन करता है तो उसको कहते हैं इतिहासकार। अतीत का अध्ययन करने वाला। ठीक है, अब देखिए जो इतिहासकार हैं वो कोई ना कोई जानकारी उनको प्राप्त होती होगी, तो उसी से वो अतीत की कल्पना करते हैं। ठीक है, इतिहासकार तो स्रोत होते हैं, उनको कहते हैं सोर्स यानी कि स्रोत। तो जो स्रोत होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे पांडुलिपियां, अभिलेख, कोई भी, जैसे अशोक के अभिलेख मिले थे इस प्रकार से। ठीक है, और मूर्तियां आदि। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है कि इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता है तो किस आधार पर करता है, तो आधार है कोई भी पुराने उस समय की जो हमारे समय से रिलेट ना करती हो। ठीक है, उस समय की वस्तुएं तो वो जब मिलती हैं तो उसका अध्ययन करता है कि ये किस समय से संबंधित है। ठीक है, कितनी पुरानी है या कैसे क्या है। तो देखिए इतिहासकार ने, जो हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, यानी कि 3 तरह के इतिहास। तो 3 इतिहास कितने हैं, 3 तरह के इतिहास होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के इतिहास जो होते हैं वो होते हैं, एक तो ऐसा इतिहास जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी। ठीक है, और फिर एक ऐसा इतिहास जिसका हमें साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर तीसरा इतिहास, ऐसा इतिहास आता है जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और उसे हम पढ़ भी पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं जो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो है ये काल वो समय है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये वो समय है, वो इतिहास है जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ नहीं पाए। अब तीसरा आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो समय है
जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है। तो ये तो था कि इतिहास कितने प्रकार के हैं और हमारे इतिहासकारों ने इनको आखिर विभाजित किया तो क्यों किया, ये हमने जाना। तो अब इससे आगे देखते हैं कि जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है, यानी कि जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको आखिर हमने पढ़ा कैसे, ठीक है, और उसका समय कितना था, मतलब कब से शुरू हुआ, कितना अंदाजा लगाया हमारे इतिहासकारों ने, तो वो देखते हैं। तो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये जो जानकारी है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, यानी कि पत्थर का काल, जिसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भाग, ठीक है। अब देखिए 3 भागों में विभाजित किया है, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो है पूरा पाषाण काल, दो मध्य पाषाण काल, 3 नव पाषाण काल। अब देखिए इनका समय भी दिया है, तो समय क्या है, जो पूरा पाषाण काल है ये है 20 लाख वर्ष से पूर्व, 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले तक, वर्ष पहले, ठीक है। अब देखिए जो मध्य पाषाण है वो क्या है, वो है 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पहले तक। और नव पाषाण काल 10,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पहले से, ठीक है। ये इनका टाइमिंग है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, इनको भी 3 काल बताएं, ठीक है। पहले पूरा पाषाण का शाब्दिक अर्थ हम देख लेते हैं। पूरा मतलब कि प्राचीन, और पाषाण पत्थर, यानी कि पुराना, यानी कि प्राचीन पत्थर या पुराना पत्थर, ठीक है, जिसमें पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे, बड़े बड़े। अब देखिए पूरा पाषाण के 3 भाग हैं, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया है। एक कौन सा है, आरंभिक पाषाण काल, अब देखिए स्टार्टिंग का, फिर एक बीच का यानी कि मध्य, और फिर एक उत्तर, ठीक है। तो ये है जिसको पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। देखिए अब पूरा पाषाण काल का हमने समय देख लिया कि कब से कब तक था, ये 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक था, ठीक है।
ठीक है, इसका समय लगभग इतना ही है, लगभग। आप लगभग जरूर याद रखिएगा क्योंकि कन्फर्म हमारे इतिहासकारों को नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए जो पूरा पाषाण काल है तो इसमें मनुष्य करता क्या था। तो इस समय में जो मनुष्य है वो एक तो भोजन के लिए आग हेठ करता था, यानी कि शिकार, यानी कि वो आखेटक था। ठीक है, आखेटक या फिर शिकारी। पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाता था, उनका प्रयोग करता था। और खाना बदोशी का जीवन व्यतीत करता था, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर भटकता था। और जो ये काल है पूरा पाषाण काल, ये पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, पत्थर के औजारों का महत्व। अब देखिए ये पॉइंट हम देखते हैं ऊपर वाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। आखिर ये क्यों भटकता था, कारण क्या था। तो देखिए हमारे इतिहासकारों ने 4 रीजन मतलब जिनका अनुमान लगाया वो बताए हैं। एक तो था कि शिकार के कारण, मतलब जानवर अब खत्म हो जाते थे। अगर मान लो एक ही जगह पर वो रहेगा और वहां आसपास में जितने भी जानवर अगर उनको मारकर खा लेगा तो फिर जब कोई जानवर ही नहीं बचेगा तो शिकार किसका करेगा। ठीक है, तो वो शिकार की खोज में, ठीक है, शिकार की खोज में, शिकार की खोज में मतलब शिकार की खोज में जब जाता था, इसको ऐसे याद रखना, शिकार के कारण जानवरों का समापन। ठीक है, शिकार के कारण जानवरों का समापन। ठीक है, अच्छा सेकंड था कि चारा खाने वाले जो पशु थे, जैसे हिरण, गाय, भैंस या कोई भी था, कोई भी पशु था, तो शिकार करने वाले पशुओं का पीछा करते हुए, ठीक है, चारा खाने वाले पशुओं का, चारा खाने वाले पशु शिकार करने वाले पशुओं का पीछा करते हुए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब हम 2 पॉइंट और देखते हैं कि कौन कौन से थे। जैसे मौसमी फल होते हैं और हर मौसम में अलग अलग होते हैं, तो वो पेड़ पौधों में जो फल लगते थे मौसम के कारण, ठीक है, उनकी खोज में, ठीक है, पेड़ पौधों में फल लगने वाले मौसम के कारण। और जो चौथा कारण बताया वो है पानी की तलाश में। क्योंकि जहां वो रहता होगा तो वहां पे पानी सूख भी जाता होगा, हो सकता है वो ऐसे स्थान पर रहता हो जहां का पानी सूख जाता हो। ठीक है, तो पानी की तलाश में जैसे नदियों, झीलों और तालाबों की तलाश।
ठीक है, इनके लिए। ये तो हुए उनके घूमने के, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भटकता था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के कुछ हमें अब पुरा स्थल मिले हैं। ठीक है, पुरा स्थल, पूरा पाषाण काल के पुरा स्थल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के पुरा स्थल। तो अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के पुरा स्थल में कौन कौन से पुरा स्थल मिले हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि पुरा स्थल होता क्या है। ठीक है, तो पुरा स्थल क्या होते हैं। देखिए, पुरा स्थल जो होते हैं ये वो स्थान रहते हैं जहां मनुष्य रहा और वहां रहते हुए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया और उनको वो वहीं पर छोड़कर चला गया, और वो जो अवशेष थे, यानी कि वो वस्तु है या औजार है या कोई भी वस्तु है, वो आज हमें मिली है। तो जहां से मिली है उस स्थान को हम पुरा स्थल कहते हैं। ठीक है, तो गुफाएं, और ये जो गुफाएं होती हैं या पुरा स्थल होते हैं, ये समुद्र तथा स्थल, ठीक है, दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पुरा स्थल आखिर कौन कौन से मिले हैं। पुरा स्थल, ठीक है, तो पहला पुरा स्थल जो मिला वो हमें मिला है भीमबेटका। ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है, भीमबेटका। दूसरा मिला हमें हुंसगी, और तीसरा ये मिले हमें कुरनूल की गुफाएं। अब देखिए भीमबेटका कहाँ पर है। भीमबेटका है भीमबेटका जो है ये है स्थान नर्मदा घाटी। ठीक है, और विंध्य की पहाड़ियों के बीच में है। भीमबेटका जो है ये नर्मदा घाटी और विंध्य की पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, और जो भीमबेटका है, भीमबेटका से जो हमें अवशेष या कोई भी स्रोत जो जानकारी मिली है, तो वो हमें क्या मिली है, तो वो देख लेते हैं। भीमबेटका की जो दीवारें हैं, गुफाओं की जो दीवारें हैं अंदर से, वहां हमें जंगली जानवर, ठीक है, तो जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो जो शैल चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। शैल चित्र हमें भीमबेटका से मिले हैं, और ये शैल चित्र किसके हैं, जंगली जानवरों के। ठीक है, तो ये हो गया भीमबेटका के बारे में। अब देखते हैं कुरनूल के बारे में। ठीक है, अब सेकंड है कुरनूल। कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये है तुंगभद्रा। ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाएं जो हैं ये आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे मिली हैं, और यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष। तो राख के अवशेषों से हमें क्या पता चलता है कि इस समय जो मानव था वो आग जलाना सीख चुका था। ठीक है, यानी कि वो आग के बारे में जानता था। तो ये तो हो गया जो पुरा स्थलों से हमें जो भी अवशेष मिले उसके बारे में। हाँ,
हुंसगी के बारे में देखते हैं। जो हुंसगी है ये कहाँ है, तो ये भी तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में है। देखिए जो भीमबेटका था वो है नर्मदा घाटी, विंध्य की पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। कुरनूल की जो गुफाएं हैं वो आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और हुंसगी तुंगभद्रा कर्नाटका में, ठीक है। तो कुरनूल और हुंसगी दोनों ही तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। बस जो कुरनूल है वो आंध्र प्रदेश में है और हुंसगी कर्नाटका में है। देखिए अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो पूरा पाषाण समय का जो मानव था वो आग जलाना सीख चुका था, ठीक है। वो आग जलाना जी सीख चुका था। आग जलाना सीख गया था और शिकार के लिए जिन हथियारों का प्रयोग करता था, शिकार के लिए जिन हथियारों का प्रयोग करता था, हथियार तो वो किस किस चीज के बने होते थे? वो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार थे, यानी कि हड्डियों के हथियार थे, ठीक है। हड्डियां। शल्क व ब्लेड, इनके भी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और अभी मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में जानना है। मैंने सोचा था कि ये एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, लेकिन ये इतना थोड़ा सा लेंथी है और इसमें जो टॉपिक है या कोई भी पॉइंट है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो इसका एक वीडियो और आएगा, तो आप धैर्य बनाए रखें और कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जान सकें और समझ सकें। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम पहले हम इसको बेसिक जो मतलब इसका आधार है वो जानेंगे और फिर हम ट्रिक से भी इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम मध्य पाषाण और नवपाषाण के काल के बारे में और उनके जो पूरा स्थल हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इनके जो नोट्स हैं उसके पीडीएफ भी मैं इस पे अपलोड करूँगी, तो आप वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से भी इसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ें इस चैप्टर को या इस टॉपिक को। ये आपको परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और बहुत इजीली तरीके से याद होगा, क्योंकि आप जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। लेकिन बुक पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट भी आती है, तो स्टेटमेंट के लिए तो हमें जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें अपना काम ज़रूर करूँगी उस कमी पर, उस कमी को दूर करने में। बाकी आपका धन्यवाद। शुभ